एक बार मुझे बता दीजिए, आवाज क्लियर है और आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है? जी मैम। ठीक है, थैंक यू। हाँ जी, तो हम लोगों ने अपने 4 अध्याय पूरे कर लिए हैं, तो आज हम 5वां अध्याय पढ़ने वाले हैं, जो है मैडम इसको हमारा। इंग्लिश में क्लास मैनेजमेंट कहेंगे क्या, कक्षा प्रबंधन को? हाँ जी, ओके। कक्षा प्रबंधन, जिसका नाम है कक्षा प्रबंधन यानी क्लास मैनेजमेंट। ठीक है, तो इसके बारे में हमें पढ़ना है। हमने विधियां पढ़ ली है, जो अध्यापन की विधियां होती है, यौगिक अभ्यासों को जो भी हमने कल पढ़ी थी। ठीक है, हमने सिद्धांत भी पढ़ लिए हैं, हमने अंग भी पढ़ लिए हैं, आसन प्राणायाम जो जो इसमें दिया गया था, भूमिका हमने पढ़ ली है। तो आज हम पढ़ेंगे कि कक्षा का प्रबंधन किस प्रकार किया जाता है। ठीक है, कार्यों में रुचि होने पर और उपयुक्त पाठ वस्तु प्रेरक ढंग से प्रस्तुत करने पर छात्र कदाचित ही समस्या उत्पन्न करते हैं। मतलब जो कार्य बच्चों को दिया जा रहा है, छात्रों को अगर उसमें रुचि है और जो एक टीचर है वो जो पढ़ा रहा है उस चीज को बहुत अच्छे से प्रस्तुत कर रहा है, तो बहुत कम चांसेस ऐसे होते हैं कि बच्चे क्लास में समस्या उत्पन्न करें। ठीक है, अगर बच्चों को रुचि नहीं होगी और जो सब्जेक्ट मैटर है वो इंटरेस्टिंग तरीके से नहीं पढ़ाया जा रहा है, उस टाइम हो सकता है बच्चे क्लास में समस्या उत्पन्न करे। ठीक है, नियंत्रण की समस्या कम से कम करने में एक आवश्यक बात यह है कि स्वाभाविक स्वतंत्रता, मैत्री भाव, आपसी सहकार्य और समझ से वातावरण बनाया जाए। ठीक है, अगर क्लास को मैनेज करना है तो उसके लिए कहीं ना कहीं इन चीजों का हमें ध्यान रखना है, स्वाभाविक स्वतंत्रता का, मैत्री भाव का, आपसी सहकार्य का। ठीक है, कि बच्चों को एक ऐसा नहीं है बिल्कुल ही बोल देना है कि आप बिल्कुल ही चुप ही रहना, क्लास में कुछ बोलना ही मत। थोड़ी बहुत उनको स्वतंत्रता भी देनी है, बहुत ज्यादा नहीं देनी है, मैत्री भाव रखना है अपने बच्चों के साथ, और आपसी सहकार्य और समझ। ठीक है, इन सारी चीजों से ही क्लास को अच्छे से मैनेज किया जा सकता है। और ये सारी बातें किससे उत्पन्न होती है? अध्यापक के नेतृत्व की क्षमता से। अध्यापक किस प्रकार नेतृत्व कर पाता है कक्षा का, उससे ये सारी चीजें उत्पन्न होती है। इससे छात्रों में सामाजिक सजगता विकसित होती है और वे अपने दायित्व के प्रति भी सजग हो जाते हैं। ठीक है, ये सारी जो बातें बोली गई है किसके लिए बोली गई है? कि हमें बच्चों को कैसे मैनेज करना है, एक कक्षा को कैसे मैनेज करना है। तो इसमें बोला गया है, सबसे पहले योग के छात्र या सहभागियों को वर्गों में कुछ बांटा गया है। इनके 4 वर्ग दिए गए हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इनको लिख लेना आप लोग। ठीक है, पहला है प्रारंभिक छात्र, दूसरा है अनुभवी व प्रगत छात्र, तीसरा है विद्यालय छात्र, और लास्ट है हमारा विशेष ध्यान दिए जाने वाले योग्य समूह। ठीक है, नाम से कुछ कुछ चीजें हमें समझ आ रही है, तो एक बार इसको अच्छे से देख लेते हैं। पहला जो तो हमारा है मैडम ये विद्यालय छात्र जो लिखा है, प्रारंभिक छात्र विद्यालय के छात्र नहीं है क्या? देखिए, आप थोड़ा पेशेंस रखिए, जब आपको इसका अभी एक्सप्लेनेशन देना है ना, अगर आपको उसके बाद समझ नहीं आएगा फिर पूछ लेना, ऐसे क्लास के बीच में मत बोला कीजिए। ठीक है, अपना माइक ऑफ कर लीजिए। पहला है हमारा प्रारंभिक छात्र समूह। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इस समूह में सभी अवस्था के पुरुष, स्त्री, युवा, वृद्ध और विशेष व्यक्ति जिनका पहले से ही योग से परिचय हो रहा हो, वो होते हैं। मतलब प्रारंभिक मतलब वो शुरू कर रहे हैं, इसमें सारे बच्चे आ जाएंगे। बच्चे नहीं कह सकते, पुरुष, सभी प्रकार के पुरुष, स्त्री, युवा है कोई, मतलब कोई व्यक्ति जवान है या वृद्ध है, या कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिनका पहली बार योग से संबंध हो रहा है, मतलब पहली बार वो लोग योग कर रहे हैं, इसलिए इनका नाम है प्रारंभिक छात्र समूह। ठीक है, इन्हें योग अनुशासन की सामान्य पृष्ठभूमि और योग से संपर्क बनाए रखने की प्रेरणा मिलनी आवश्यक है, क्योंकि ये प्रारंभिक है, ये शुरू कर रहे हैं। जिन्होंने पहले कभी भी योग नहीं किया है, बस ये सुना है उसके बारे में या पढ़ा है, लेकिन उसको प्रैक्टिस नहीं किया है, वो आते हैं प्रारंभिक, मतलब प्रारंभ कर रहे हैं वो। तो इसमें जरूरी नहीं है स्कूल के बच्चे ही आएंगे, इसमें स्कूल के बच्चे भी आ सकते हैं, पुरुष, स्त्री कोई भी आ सकता है, कोई वृद्ध व्यक्ति हो सकता है जिसने पहले कभी नहीं किया, या कोई जवान व्यक्ति हो सकता है, या कोई अन्य विशेष व्यक्ति जो किसी बीमारी से जूझ रहा हो लेकिन उसको पहली बार योगाभ्यास करना हो, इसमें सभी प्रकार के व्यक्ति आ जाएंगे प्रारंभिक में। ठीक है, दूसरा है हमारा अनुभवी व प्रगत समूह, मतलब अनुभवी, कि अनुभव है उसको कहीं ना कहीं किसी इस चीज का, योगाभ्यास करने का उसको अनुभव है। तो इसमें कौन होता है? ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें योग का कुछ अनुभव हो और जो आगे बढ़कर योग का व्यापक और गहन अनुभव चाहते हो, मतलब उनको पहले से है।
परंतु उन्हें बहुत ज्यादा, कह सकते हैं, उनको बहुत ज्यादा डीप नॉलेज चाहिए योग के क्षेत्र में, और बहुत ज्यादा वास्ट नॉलेज उनको चाहिए। ये वो बच्चे इसमें आते हैं। इनकी अपेक्षा रहती है कि वे अधिकाधिक योगाभ्यासों से परिचित होकर योग के सूक्ष्म और प्रगत अभ्यासों को गहराई से समझे और सीखे। मतलब इनका क्या है, थोड़ा बहुत इन्हें पता है या थोड़े बहुत से ज्यादा इन्हें पता है, लेकिन इनको और ज्यादा डीप नॉलेज चाहिए योग के क्षेत्र में। ये सारे जो इस कैटेगरी के लोग होते हैं वो आते हैं हमारे दूसरे समूह में, यानी अनुभवी व प्रगत में। ठीक है, पहले में हमारे आगे जिनका पहली बार योग से परिचय हो रहा है, इसमें सभी आ जाएंगे, पुरुष, स्त्री, बच्चे, जवान, बूढ़े या किसी विशेष प्रकार के व्यक्ति। ठीक है, दूसरा है अनुभवी व प्रगत समूह, यानी थोड़ा बहुत अनुभव उनको है पहले से, लेकिन उनको उसमें और ज्यादा डीप नॉलेज चाहिए तो योग के क्षेत्र में, तो वो इसमें आ जाएंगे। ठीक है, तीसरा कौन सा है हमारा, तीसरा जो इसका वर्ग है वो है विद्यालय छात्र। इसमें आते हैं हमारे 6 से 18 वर्ष के छात्र। ठीक है, और ये समाज का सबसे बड़ा भाग होता है। बालकों की अवस्था और प्रकृति के अनुरूप तत्कालिक आवश्यकताओं पर आधारित उन्हें योग से परिचित कराने की आवश्यकता होती है। नाम से ही समझ आ रहा है, विद्यालय छात्र यानी जो स्कूल जाने वाले छात्र छात्राएं होंगे वो सब इसमें आएंगे। आयु वर्ग यहाँ पे दिया गया है 6 से 18 वर्ष की। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि समाज का एक बड़ा भाग होता है जो भी हमारे स्कूल जाने वाले छात्र होते हैं, और इनकी अवस्था के अनुसार, इनकी प्रकृति के अनुसार और तत्कालिक आवश्यकताओं के अनुसार उन्हें योग करवाना होता है कि क्या जरूरत है उन्हें उस समय। ठीक है, जिस समय वो एक स्कूल में पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, अपना अध्ययन कर रहे हैं, उस समय उनकी जरूरतों के हिसाब से हमें योगाभ्यास उन्हें करवाना है। उस समय क्या जरूरत होती है कि हम अपनी कंसंट्रेशन को बढ़ाएं, अपनी अटेंशन पावर को बढ़ाएं और अपने स्वास्थ्य को ठीक रखें, मन को शांत रखें। तो इस प्रकार का योगाभ्यास ही हमें करवाना होता है। चौथा आता है हमारा विशेष ध्यान देने योग्य समूह। इसमें कौन होता है, इस समूह के व्यक्तियों में अवस्थानुसार बाल या प्रौढ़, लिंगानुसार पुरुष या स्त्री, और लिंग के अनुसार बालक और बालिका, व्यक्तिक स्वास्थ्य विकृतियां या अपंगत्व के अनुसार व्यक्ति होते हैं। तो विशेष ध्यान देने योग्य, यानी जिनके ऊपर विशेष ध्यान देना है, या तो इस तरह को, इसको इस तरीके से समझो, जैसे कुछ स्त्री से संबंधित है, मान लो कोई स्त्री रोग है किसी को, तो वो हम चीजें जो उनको करवाएंगे वो पुरुषों को नहीं करवाएंगे। तो इसमें स्त्रियों को अलग बांटा जाएगा, जो पुरुषों की समस्या है उनसे संबंधित जो योगाभ्यास करवाएंगे उनको हम पुरुषों को ही करवाएंगे। ठीक है, या फिर व्यक्तिक स्वास्थ्य, किसी को अलग अलग बीमारी है, किसी को हार्ट से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, या किसी को माइग्रेन है, किसी को कुछ और समस्या है, किसी को डाइजेशन से संबंधित समस्या है, तो इनको हम अलग अलग रखेंगे, एक साथ नहीं करवाएंगे। ठीक है, इनको इनकी जरूरतों के अनुसार योगाभ्यास करवाया जाएगा। विकृतियां या अपंगत्व, ये किसी प्रकार की विकृतियां हैं तो उनके अनुसार, मतलब जैसी उनको जरूरत होगी। स्त्रियों को जरूरत है, मान लो किसी को कोई समस्या आ रही है उनके अपने शरीर से संबंधित, तो उनको उनके हिसाब से करवाएंगे, तो उनका एक अलग ग्रुप बना दिया जाएगा। पुरुषों को उनके हिसाब से करवाया जाएगा, या फिर वही जो बीमारियों वाला मैंने आपको कहा कि अलग अलग बीमारियां हैं तो उनको हम एक साथ ट्रीटमेंट नहीं देंगे योग का, उनको अलग अलग बांट के रख के उनको उनके हिसाब से, उनकी जरूरतों के हिसाब से योगाभ्यास करवाया जाएगा। इन सारे व्यक्तियों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है जो समजातीय समूह में संभव है, विषम जातीय समूह में नहीं। जैसे कि मैंने आपको कहा, समजातीय मतलब एक से जिसको समस्या है उनका एक समूह बनाना है। अलग अलग लोगों को अगर हम इकट्ठा कर लेंगे तो उनको हम एक साथ ट्रीटमेंट नहीं दे सकते हैं, तो उनको अलग अलग ही हमें करवाना होगा। अब बताइए, ये क्लियर हुआ चार जो हमने वर्ग पढ़े, या फिर कोई डाउट है किसी को? अभी माइक ऑन करके बोल सकते हैं, क्लियर है या नहीं? जी मैम क्लियर है। ठीक है। मैम चौथे नंबर में यही नहीं करना कि जैसे हम जो भी एक ग्रुप लेंगे पार्टिकुलर, वो उसमें यदि हमने हाइपरटेंशन ग्रुप लिया तो सीवियर वाले को ही लेंगे, और उसमें मतलब जो भी कंडीशन होगी एक पार्टिकुलर ग्रुप, सेम ग्रुप को ही हमको योगाभ्यास कराना है। अलग अलग मतलब बीमारियों से जो प्रभावित है उनको सेम नहीं कराना है। हाँ जी, हाँ यही जी, बोल। हाँ जी, यही ठीक है। बोल रहे हैं इसमें, क्योंकि अलग अलग बीमारियों के लिए हम अलग अलग योगाभ्यास करवाएंगे ना। कुछ कुछ हो सकता है कि कुछ कुछ सिमिलर प्रैक्टिसेस हो, लेकिन ज्यादातर अलग अलग ही होंगी।
ठीक है, तो उनको अलग ही करवाना है, जैसे आप समझे, ठीक कहा आपने। ठीक है, तो ये थे हमारे 4 वर्गों में बांटा गया था। अब अगला है समस्यात्मक छात्रों की व्यवस्था। जो छात्र कक्षा में समस्या उत्पन्न करते हैं, उनकी व्यवस्था कैसे करनी है। ठीक है, तो जो कक्षा में बाधा डालते हैं उनका ध्यान हमें क्या करना है, पढ़ाई से कुछ क्षणों के लिए रोककर अपनी ओर खींचना है अध्यापक को, या उनमें से किसी विशेष छात्र को निरंतर देखते हुए उसका नाम लेकर सारी कक्षा यदि बाधित हो रही है तो प्रश्न पूछना है उससे कि उनके कारण ही जो अन्य बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं उनका ध्यान बंट रहा है। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है कि मान लो कोई बात कर रहा है क्लास में, आपकी योगा की क्लास चल रही है तो कोई बोल रहा है क्लास में, ठीक है, तो आपको क्या करना है, उनको उनका ध्यान अपनी ओर खींचना है, उनसे पूछना है कुछ न कुछ, आप प्रश्न पूछ सकते हो या उनकी तरफ लगातार देख सकते हो। ठीक है, और उनको समझाना है आपको कि देखो आपकी वजह से जो बाकी लोग सुन रहे हैं या बाकी लोग जो करना चाह रहे हैं वो नहीं कर पा रहे हैं, है ना। फिर है, या अध्यापक को चल रहा कार्य बंद कर किसी अन्य कार्य को प्रारंभ करना चाहिए, कि जो करवाया जा रहा है उस समय उसको रोककर कोई अन्य कार्य प्रारंभ करना चाहिए। बहुत आसान है, जैसे करते थे ना हम स्कूल में होते थे, तो कोई बच्चा शोर कर रहा होता था तो हमारे टीचर क्या करते थे, या तो उसको घूरते रहते थे, उसको उठा देते थे, खड़ा कर देते थे कक्षा में, उससे कुछ क्वेश्चन पूछ लेंगे कि जो हमने पढ़ा उसके बारे में बताओ, और फिर उसको बोलते थे कि देखो बात मत करो क्योंकि बाकी बच्चे भी डिस्टर्ब हो रहे हैं, या फिर ज्यादा ही लग रहा है तो वो चीज जो हम करवा रहे हैं उसको रोको, किसी और चीजों में उनको लगाना। ठीक है, दूसरा है कि अगर ये तो हो गया पहले के लिए, जो पहले लेवल का शरारती बच्चा है जो समझ गया इतने से। अब दूसरा क्या है कि जो समझ भी नहीं रहा है, बोल के भी नहीं समझ रहा है, तो कोई अगर ऐसा ही कर रहा है तो उन्हें कुछ समय के लिए हमें कक्षा से बाहर निकाल देना चाहिए। ठीक है, कि हमने उनको चेतावनी भी दे दी, बता भी दिया कि देखो तुम्हारी वजह से सारे बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं, तुम शोर कर रहे हो। फिर भी अगर वो नहीं समझ रहा तो उसको कुछ देर के लिए हमें बाहर निकालना है, लेकिन इसमें क्या क्या चीज का ध्यान रखना है, उनको शीघ्र ही कक्षा में वापस भी बुला लेना है, और उनको कहना है हमें कि आपसे ऐसी अपेक्षा रखी जाती है कि आप भविष्य में ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, पहला स्टेप हमारा यही है, रोक के प्रश्न पूछने हैं, या फिर उनको कुछ दूसरे कार्य में लगा देना है, या उनको निरंतर देखते रहना है। ठीक है, और उनको समझाना है। ठीक है, अगर नहीं हो रहा इससे भी नहीं, फिर उनको कक्षा से बाहर कर देना है, अगली स्थिति में कुछ समय बाद वापस बुला के फिर से उनको समझाना है। ये 2 चीजें हो गई। आगे इसमें और दिया गया है, वो देख लेते हैं एक बार कि क्या कह रहे हैं। साथ ही साथ अध्यापक को स्थिति पर नियंत्रण प्राप्त होगा यदि वह अधिक परिचित बड़े छात्रों से संपर्क टालता है। देखो कई बार ऐसे होता है ना, हम किन कोई होते हैं 3-4 बच्चे या 1-2 बच्चे ऐसे क्लास में जिनको बहुत अच्छे से जानते हैं, तो उनके साथ क्लास में ऐसा नहीं है कि गप्पे चलानी है, अगर ऐसा करेंगे तो बहुत ज्यादा अव्यवस्था हो जाएगी हमारी कक्षा में। ठीक है, तो अध्यापक को ये सुनिश्चित करना है कि जिन बच्चों को वो जानता है उनसे क्लास में बस उतना ही व्यवहार रखना है जितना वो बाकी बच्चों के साथ कर रहे हैं। ठीक है, एक कक्षा की मर्यादा होती है उसको बनाए रखना है, छात्रों से मित्रता तो रखनी है परंतु अपना सम्मान बनाए रखते हुए सामाजिक अंतर रखना भी आवश्यक होता है, और एक ध्यान रखना है मन में कि आप उनके अध्यापक है, दोस्त नहीं है। ठीक है, कहीं ना कहीं मित्रता का भाव रखना है, लेकिन उसमें बिल्कुल डूब नहीं जाना है कि जैसे हमारे अब हमारे खुद के मित्र होते हैं वैसे नहीं। ठीक है, और किसी भी छात्र के प्रति हमें मनमुटाव करने से बचना है। छात्र को सहायता करने में प्रभावशीलता धैर्य और सूझबूझ पर निर्भर करती है, कि छात्र कितना प्रभाव है, कितना धैर्य है उसका अंदर, और उसकी सूझबूझ कितनी है, इन सारी चीजों पर ही निर्भर करते हैं कि एक जो हमारा अध्यापक है वो छात्रों को किस प्रकार मैनेज करता है। ठीक है, ये समझ आ गया समस्यात्मक छात्रों का हमने कैसे उनको सुलझाया उनकी समस्या, इतना समझ आ गया। यस मैम। ठीक है, अगला है हमारा टॉपिक बैठने की व्यवस्था। अभी हमने पहले देखा इसमें कि कौन कितने वर्गों में बांटा गया है, जो योग करने वाले व्यक्ति होते हैं उनको कितने वर्गों में बांटा गया है। हाँ जी, उसके बाद हमने देखा समस्यात्मक छात्रों का हमें किस प्रकार से इलाज करना है। अब हम देख रहे हैं बैठने की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। तो बैठने की व्यवस्था पंक्तियों में अर्धचंद्राकार या छोटे गोले में की जा सकती है, ये डिपेंड करता है कि आपकी कक्षा में कितने बच्चे हैं, उसके हिसाब से आपको बैठने की व्यवस्था करनी है। ठीक है, ध्यान में रखें प्रत्येक छात्र को लगभग 40 वर्ग फीट, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बने हैं 2-3 बार।
ये लिखना है। 40 वर्ग फीट स्थान उपलब्ध होना चाहिए, तदनुसार कक्षा में व्यवस्था रखी जाए। ठीक है, 40 वर्ग फीट, इसको नोट कर लो। ये है प्रत्येक छात्र को लगभग। और क्या है, भूमि पर दरी बिछी होनी चाहिए, जिस भूमि पर हम कर रहे हैं उस पे दरी। और यदि दरी हमारे पास नहीं उपलब्ध है तो कम से कम जो हमारा फ्लोर है वो अच्छे से साफ किया जाना हो चाहिए। और उसके ऊपर बच्चे क्या करेंगे, अपनी मैट बिछा लेंगे, चटाई बिछा लेंगे। और उसका नाप दिया गया है 3x6 फीट। ठीक है, 3x6, ये हमारे पास मैट का आकार दिया गया है, तो ये भी आपको नोट कर लेना है, ये भी पूछ सकते हैं। ठीक है, पहले हमें बोला गया एक छात्र को लगभग 40 वर्ग फीट का स्थान और उनकी मैट का साइज बोला गया है 3x6। ये हो गया बच्चों के लिए कि बच्चों को कैसा स्थान होना चाहिए, कितना स्थान देना है और उनके मैट का साइज कितना होना चाहिए। अब है अध्यापक के लिए। अध्यापक का स्थान कैसा होना चाहिए कि वो प्रत्येक छात्र को अच्छी प्रकार से दिखाई पड़े, क्योंकि उनको खुद भी परफॉर्म करना होता है, खुद भी करके दिखाना होता है, प्रदर्शन करना होता है जो चीजें वो करवा रहे होते हैं। तो वो ऐसी जगह पे बैठे होने चाहिए कि जिससे सारे बच्चों को वो अच्छे से दिखाई दे। और यदि छात्र का समूह बड़ा है तो अध्यापक दिखाई पड़ने की दृष्टि से एक मंच का होना श्रेयस्कर होता है। कि यदि बहुत बड़ी क्लास है हमारी तो एक मंच होना चाहिए जिससे वो थोड़ा ऊंचाई पर रहे अध्यापक ना, फिर भी वो सारे बच्चों को अच्छे से दिखाई देगा। छोटे समूह के लिए बोला है अर्धचंद्राकार। ये भी शायद 2 से 3 बार क्वेश्चन रिपीट हो गया है यूजीसी नेट के एग्जाम में कि छोटे समूह के लिए कौन सी व्यवस्था होनी थी चाहिए, तो अर्धचंद्राकार में उनको बिठाना है ताकि प्रत्येक छात्र को अध्यापक दिखाई दे सके। ये इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, पहला तो 40 वर्ग फीट का स्थान, और उसके बाद है मैट का बोला गया है 3x6। फिर क्या बोला गया है, छोटे जो ग्रुप्स है, स्मॉल ग्रुप्स है, छोटे बच्चे, सॉरी छोटे समूह, उनके लिए क्या है, अर्धचंद्राकार में उनको बिठाना है। कक्षा या प्रशाल यानी जो हमारा हॉल होता है, योगा हॉल, वो अच्छे प्रकार से संवातित होना चाहिए, यानी वेंटिलेटेड होना चाहिए, उसमें वायु का आदान प्रदान होना चाहिए, खिड़कियां होनी चाहिए। ठीक है, और सुप्रकाशित हो, वहां पे प्रकाश अच्छे से आए। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अंधेरे में कहीं है, ना बिजली की व्यवस्था है, ना हवा आ जा रही है, तो काफी मुश्किल हो जाता है योगाभ्यास करना। ताकि अध्यापक को सारे छात्र अच्छी प्रकार से दिखाई दे और छात्रों को भी सीखते समय मंच पर अध्यापक अच्छी प्रकार दिखाई दे, और अभ्यास कक्ष में यथासंभव पूरी शांति हो और वह बाधा रहित हो। सबसे पहले क्या है, योगा एक हॉल है, वो कैसा होना चाहिए, वेंटिलेटेड होना चाहिए, मतलब हवा का आदान प्रदान उसमें होना चाहिए, हवा होगी तो अच्छा रहेगा। और दूसरा क्या है, लाइट होनी चाहिए जिससे अध्यापक भी छात्रों को देख सके और छात्र भी अध्यापक को अच्छे प्रकार से देख सके। और वो जो माहौल है एक वो शांत वातावरण होना चाहिए और कोई भी बाधा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उससे आपको कक्षा पूरी करने में समस्या का सामना करना पड़ सकता है। ये यहाँ पे बोला गया है। आगे बढ़ते हैं। फिर बारी आती है निर्देशन की। उतना समझ आ गया, जो बैठने की व्यवस्था थी वो सभी को समझ आ गई। जी माइक ऑन मैम। करके बोलिए। ठीक है, अगला है हमारा पॉइंट निर्देशन। ठीक है, कि जो आपको इंस्ट्रक्शंस देने हैं उसके बारे में बोला जा रहा है, वो आपको कैसे देने हैं, किस प्रकार देने हैं, किस प्रकार के बिंदुओं को आपको ध्यान रखते हुए इंस्ट्रक्शंस देने हैं बच्चों को। योग के किसी विशिष्ट अभ्यास को सीखना अध्यापक द्वारा स्पष्ट निर्देशन पर निर्भर होता है। अगर एक अध्यापक अच्छे प्रकार से निर्देश देगा, कक्षा में अच्छे प्रकार से वो निर्देशन देगा, तो उससे बच्चे अच्छे से सीखेंगे। अगर वो क्लियर इंस्ट्रक्शंस नहीं देगा तो सीखने में परेशानी होगी। जिनको पहले से पता है वो तो कर लेंगे क्योंकि उनको आता है, उन्होंने पहले किया है। लेकिन जिन्होंने अगर नहीं किया है, पहली बार कर रहे हैं, तो अगर इंस्ट्रक्शंस ही क्लियर नहीं होगी तो उनको सीखने में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। औपचारिक निर्देश प्रारंभिक अवस्था में दिया जाना श्रेयस्कर होता है, मतलब आप जो निर्देश दोगे उनको, औपचारिक निर्देश, वो शुरू में देना है। ठीक है, उनको पहले बता देना है ऐसे ऐसे करना है, इस योगाभ्यास को ऐसे किया जाता है या इस प्राणायाम को इस प्रकार किया जाता है। अभ्यास प्रारंभ करने के पूर्व मौखिक रूप में व्यक्ति या समूह द्वारा प्रत्यक्ष अभ्यास करते समय और अभ्यास की समाप्ति पर सूचना या दोष निवारण के रूप में, ये हमने पहले भी काफी बार पढ़ लिया है, पीछे भी हमने कल की क्लास में भी देखा था कि पहले भी हमें देना है, जिस टाइम कर रहे हैं अभ्यास करते समय भी निर्देश देना है, और अभ्यास के अंत में कि जो आपने दोष किए हैं,
जो आपके दोष है उनको सुधारने के लिए या उससे संबंधित अन्य सूचनाएं देने के लिए। प्रारंभिक निर्देश छात्रों को अशुद्धियां ना होने में या उन्हें रोकने में सहायता देते हैं ताकि बाद में उन्हें दूर करने की नौबत ना आए। कि शुरू में जो निर्देश दिए जाते हैं वो इसलिए दिए जाते हैं ताकि बच्चे गलतियां ना करें और उनको लास्ट में सुधारना ना पड़े, लेकिन अगर फिर भी हो जाती है कई बार तो उनको लास्ट में निर्देश देके सुधारा जा सकता है। व्यवहारिक निर्देश छात्रों को शुद्ध और प्रभावी कार्य संपन्न करने में सहायक होते हैं। फिर क्या बोला जा रहा है, ये तो हो गया कि निर्देश कैसे होने चाहिए, कब कब देना है। उसके बाद बोला जा रहा है कि अध्यापक को किन बातों का ध्यान रखना है। अध्यापक को निम्नलिखित बिंदुओं का ध्यान रखना है। पहला क्या है, इस बात से आश्वस्त हो कि कक्षा के सभी छात्रों का ध्यान आपके निर्देश देने के पूर्व आप पर है। मतलब जब आप इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो तो आपको ये इंश्योर करना है कि जितने भी बच्चे आपकी क्लास में हैं उन सभी का ध्यान आप पे है ना। क्योंकि कुछ का ध्यान नहीं होगा तो बीच में डिस्टर्ब करके पूछेंगे ना फिर के मुझे नहीं समझ आया, आप मुझे बता दो। आप कोशिश करें सबका ध्यान सबसे पहले अपनी ओर खींचे, उसके बाद ही उनको इंस्ट्रक्शंस दें। दूसरा है, अगर कोई लंबा स्पष्टीकरण देना हो तो आवश्यक है छात्रों को बैठाकर उसे दे और छात्र अध्यापक के निकट ही हो। कुछ लंबी बात हमें बतानी है तो उनको खड़े नहीं रखना है, बिठा देना है और उनके थोड़े पास में रहना है। ठीक है, ऐसे नहीं है आप बहुत दूर से दे रहे हो, बहुत दूर से चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हो, खुद भी थक जाओगे, उनके लिए भी परेशानी होगी बहुत। मतलब उनको बिठा के अच्छे से उनके पास रह के फिर उनको निर्देश देने हैं। आपके निर्देश कैसे होने चाहिए, संक्षिप्त होने चाहिए, स्पष्ट और मंद गति से दिए हो। संक्षिप्त बिल्कुल शॉर्ट में देना है, कहानी नहीं जोड़नी है ना, कहानी नहीं बनानी है आगे से आगे। और स्पष्ट होने चाहिए, बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, वो जो भी आपने बोला है क्लियर होना चाहिए। और मंद गति से दिए गए हो, मंद यानी धीमी गति से, बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी में नहीं बोलना है। बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी में दोगे तो बच्चों को समझने में टाइम लगेगा, आधा तो वैसे ही स्किप हो जाएगा उनके दिमाग से। ठीक है, और एक समय में केवल एक बात के ही निर्देश देने हैं, बहुत सारी चीजें इकट्ठी नहीं बोलनी है, इससे भ्रमित हो सकते हैं बच्चे। छात्रों का ध्यान आकर्षित बनाए रखने के लिए भिन्न भिन्न शब्द प्रयोगों को अपनाएं। कैसे, उदाहरण बोला जा रहा है कि यदि कोई पहली बार में नहीं समझ पा रहा है किसी बात को तो उसे दोबारा समझाना है, लेकिन परिवर्तित शब्दों में समझाना है। थोड़े बदले हुए हम समानार्थक शब्दों का उपयोग कर सकते हैं। प्रत्यक्ष क्रिया का अभ्यास प्रारंभ किए जाने के पूर्व उसकी क्रिया विधि को स्पष्ट करें। कि कोई भी हम अभ्यास कर रहे हैं उसको करने से पहले उसकी क्रिया विधि को स्पष्ट करना है। ये समझ आ गया निर्देशों के बारे में, किसको कोई डाउट तो नहीं है? माइक ऑन करके बता दीजिए। नो मैम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। आगे है हमारा दृश्य श्रव्य साधन यानी ऑडियो विजुअल एड्स। जो हमारे टीचिंग एड्स होते हैं ना, जो सामग्री उपयोग की जाती है पढ़ाते समय, वो है ये दृश्य श्रव्य साधन। विविध क्षेत्रों में विज्ञान की प्रगति ने अनेक प्रविधियों का विकास किया है जिससे ज्ञान बहुत व्यापक रूप में लोगों को उपलब्ध होने। देखो यहाँ पे जो ये दिया गया है ना, ये आप जो देख रहे हैं ये बैठने की व्यवस्था बताई गई है। यहाँ पे किस प्रकार से बैठ सकते हैं आप, ऐसे आगे पीछे भी बिठा सकते हो लाइनों में, बच्चे को ऐसे भी बिठा सकते हो, ये अर्धचंद्राकार में हो गया, इस तरह से बिठा सकते हो, ऐसे बिठा सकते हो या ऐसे। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि क्लास में कितने बच्चे हैं, उस हिसाब से आपको बिठाना है बच्चों को। ठीक है, फिर हम देख रहे हैं अब दृश्य श्रव्य साधन, जो हमारे ऑडियो विजुअल टीचिंग एड्स होते हैं। ठीक है, इनके कारण क्या है, हमारी संचार पद्धतियों में उल्लेखनीय परिवर्तन होने लगे हैं। जो चीजें पहले नहीं उपलब्ध थी पहले के समय में, आज के समय में वो हमारे पास उपलब्ध है, और जिससे क्या हो गया है, हमारा पढ़ाना और भी ज्यादा आसान हो गया है और बच्चे कम समय में बहुत ज्यादा चीजों को भी सीख सकते हैं। उदाहरण यहाँ पे कंप्यूटर का दिया गया है कि कंप्यूटर ने अध्यापन के क्षेत्र में मानव शक्ति की आवश्यकता को घटाया है ना। कैसे, कि पहले क्या होता था, कोई भी चीज है आप उस चीज को, मान लो आपको कोई चीज लिखनी है तो आपको पूरा ब्लैक बोर्ड पे लिखना होता था, पूरा लिख के बताना होता था। लेकिन अभी हमारे पास कंप्यूटर उपलब्ध है, लैपटॉप है, तो हम उस पर पीपीटी वगैरह बना के बच्चों को वैसे ही दिखा सकते हैं। तो उससे क्या है, थोड़ा हमारा समय भी बचता है और बच्चों को भी और अच्छे से समझ आता है, क्योंकि हम उसमें पिक्चर्स वगैरह डाल के, इमेजेस वगैरह डाल के उससे रिलेटेड उनको दिखा सकते हैं। ठीक है,
और अनेक स्थानों में रहने वाले छात्रों के अनेक समूहों को एक साथ ही कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है। जैसे आप अपना एग्जाम्पल ले लीजिए, ऑनलाइन क्लासेस चल रही है आपकी, तो आप अलग अलग स्थानों से जुड़े हैं, मैं अलग स्थान से हूँ, बाकी अलग स्थानों से जुड़े हो, लेकिन इकट्ठे हैं सारे एक जगह और एक जगह ही सीख रहे हैं। संचार के क्षेत्र में अनेक क्रांतिकारक संभावनाएं अनेक माध्यमों जैसे दूरदर्शन, दृश्य साधन उपलब्ध हो रहे हैं। जैसे हमारा वो आता है ना स्वयं प्रभा, स्वयं प्रभा में क्या होता है, आप टीचिंग एप्टीट्यूड में पढ़ोगे या अगर पढ़ लिया होगा आपने, उसमें क्या होता है टीवी चैनल्स होते हैं, उसके माध्यम से पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो ये भी एक नई उपलब्धि है हमारे शिक्षा के क्षेत्र में कि आपको टीवी के माध्यम से भी पढ़ सकते हो। यह हमारे इतिहास में नया मोड़ है और ये सारे माध्यम असंख्य लोगों तक पहुंचाने का एक प्रभावी साधन है। जो भी हमारे नए साधन आ रहे हैं, जो ऑनलाइन माध्यम से शिक्षा उपलब्ध करवाई जा रही है बच्चों को, इससे क्या हो रहा है कि हम एक ही समय में अलग अलग स्थानों पर बैठे गए बच्चों को अपनी बात पहुंचा रहे हैं और वो एक ही अपने घर पर बैठे बैठे ही नई नई चीजें सीख रहे हैं। यद्यपि यह गहन दृश्य श्रव्य साधन सदा ही अध्यापक की पहुंच में नहीं होते हैं, परंतु ध्यान में रखा जाए कि यह साधन सीखने की प्रक्रिया में अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। कि कई बार क्या होता है, कुछ चीजें हैं जो अध्यापक नहीं अफोर्ड कर सकते, परंतु ये चीजें इम्पोर्टेंट होती हैं। ठीक है, अब आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, पीपीटी बनाएगा कोई, आपको दिखाएगा, तो वो इम्पोर्टेंट है ना। तो टीचर के पास क्या पता लैपटॉप ना हो या फोन भी उतना अच्छे से ना हो जिसमें वो पीपीटी बना सके, आजकल तो वैसे फोन में भी बन जाती है अगर आपको बनानी हो तो, लेकिन ये चीजें इंपॉर्टेंट होती है सीखने के लिए। अध्यापक द्वारा इन साधनों का उपयोग किया जाना विषय वस्तु के बारे में छात्रों को शीघ्र जानकारी प्रदान करता है। वही कि जब आप इन साधनों का उपयोग करेंगे बच्चा जल्दी से सीखेगा और अध्यापक को भी अवसर मिलता है कि छात्रों तक वह अपने विचार पहुंचा सके। इससे सभी छात्रों को भी महत्वपूर्ण बातें समझने में सहायता मिलती है, जो भी इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो सीख जाते हैं। मतलब वैसे पढ़ाने से भी सीख जाते थे जब ये सारी चीजें नहीं थी, लेकिन अब क्या है, काम आसान हो गया है पहले के मुकाबले। ठीक है, इससे क्या होता है, जो हमारे दृश्य श्रव्य साधन है, हमारा जो पाठ है रोचक बनता है और छात्र भी रुचि लेते हैं, उसको समझने में इंटरेस्ट आता है उनको। ठीक है, और इसलिए ये सारी जो चीजें हैं वो एक बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे पढ़ाने में। छात्रों के प्रतिसाद यानी रिस्पॉन्स से ही यह जाना जाता है कि साधन प्रभावी है या नहीं। अगर हमने किसी नए साधन का उपयोग किया, दृश्य श्रव्य साधन का, तो हम छात्रों से लास्ट में प्रश्न पूछ सकते हैं, तो उनके रिस्पॉन्सेस से हमें ये पता चलेगा कि ये साधन प्रभावी है या नहीं, इसका हम उपयोग दोबारा कर सकते हैं कक्षा में या हमें किसी और साधन का उपयोग करना चाहिए। क्योंकि जो आप प्रश्न पूछोगे, अगर उन्होंने उसका उत्तर सही से दिया, मतलब वो साधन प्रभावी है, बच्चों को समझ आया। लेकिन अगर वो नहीं उत्तर दे पाए, मतलब वो साधन प्रभावी नहीं है, या हमें खुद से मेहनत और ज्यादा करने की आवश्यकता है। हाँ, भले ही अध्यापक इसे बता ना सके, परंतु उसे साधन को बताने के और उपयोग में बताने के सिद्धांतों को जानना चाहिए। मतलब उसको जो एक किसी साधन का उपयोग कर रहा है उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, उसके सिद्धांतों के बारे में सारी चीजें उसको पता होनी चाहिए। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे श्यामपट्ट यानी ब्लैक बोर्ड होता है, अभी तो नहीं होता, अभी तो बहुत कम हो गया है, अभी व्हाइट बोर्ड या ग्रीन बोर्ड आ गए हैं जिसपे आप लोग मार्कर से लिखते हो। ठीक है, मॉडल्स का उपयोग हो गया, रेखा चित्र, आकृतियां, छाया चित्र, फिल्म स्ट्रिप हो गई, दूरदर्शन, ये सारी जो चीजें हैं ये उदाहरण दिए गए हैं आपके पास किस चीज के, आपके टीचिंग एड्स के। ठीक है, दृश्य प्रदर्शन गतियुक्त क्रियाओं को सीखने का एक प्रभावी साधन है। अगर मान लो हमें करवाना है बच्चों को, हम करवा रहे हैं धनुरासन, ठीक है, तो अगर आप उसको देख के करवाओगे, मान लो आपने उसकी वीडियो चला दी या आपने उसका फोटो दिखा दिया, तो इससे क्या होता है, बच्चे अच्छे से सीखेंगे, प्रभावकारी होगा वो। छात्रों द्वारा विविध संवेदी सूचनाओं का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में व्यक्तिक भेद होता है। व्यक्तिक भेद हर जगह होता है, यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो होते हैं ये वही होते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस के। कुछ कम स्पीड से सीखेंगे किसी चीज को, किसको बहुत ज्यादा समय लगेगा। ठीक है, कुछ छात्रों को दृश्य रूप में प्रस्तुत सूचनाओं को शीघ्रता से गठित करने की सराहनीय क्षमता होती है, ये हमने पहले भी पढ़ लिया है। ठीक है, यौगिक अभ्यास को अध्यापक द्वारा स्वयं प्रदर्शित कर दिखाना श्रेयस्कर होता है। अगर अध्यापक खुद से कोई योगाभ्यास करके दिखाए तो वो बहुत ज्यादा अच्छा है, बजाय उसके कि वो
कोई फोटो दिखा दे, ठीक है। ऐसा करने से अध्यापक छात्र से अच्छी प्रकार संपर्क साध लेता है। इतना समझ आ गया? बता दीजिए एक बार। जी मैम। ठीक है, फिर इसी में आगे बोला जा रहा है, साथ ही अध्यापक को यौगिक अभ्यास प्रदर्शित करते हुए उनके सैद्धांतिक पक्ष का स्पष्टीकरण देते रहना चाहिए। मतलब वो जो चीज करवा रहे हैं उनको उसके बारे में बोलते भी रहना चाहिए और उसके बारे में वो और ज्यादा सूचनाएं दे सकते हैं प्रदर्शित करते करते। छात्रों द्वारा किसी अभ्यास को किए जाने के पूर्व उसके दृश्य प्रदर्शन के रूप में प्रस्तुत करना प्रभावी होता है। यदि हम स्टूडेंट्स को बोलेंगे, उससे पहले हमें खुद करके दिखाना है उनको। और क्या करना है, किस बात का ध्यान रखना है कि हम उनको साथ ही साथ करते हुए उनको सूचनाएं भी प्रदान करें उसके बारे में। अब अगला जो हमारा पॉइंट है वो है चर्चा विमर्श। चर्चा विमर्श की जो भी हम चर्चा करते हैं, जैसे हम भी क्लास के बाद थोड़ा बहुत डिस्कशन करते हैं, जितना भी होता है 1-2 मिनट, ठीक है। तो पाठ के अंत में थोड़ी देर के लिए प्रश्नोत्तर का कार्य करने से उपलब्धि का मूल्यांकन होने और छात्रों की कठिनाइयों का निराकरण करने में सहायता मिलती है। जो प्रश्नोत्तर की प्रक्रिया होती है, अगर क्लास के बाद में प्रश्नोत्तर पूछा जा रहा है तो पता चलता है बच्चों को कितना समझ आया, कि किस क्षेत्र में उनको कठिनाई हो रही है, उसके बारे में हमें समझ में आता है। क्योंकि जिस चीज का तो आंसर उनको पता है, ठीक है, मतलब वो समझ आए, जिस चीज में उनको दिक्कत हो रही है उसके बारे में हम उनको अच्छे से और समझा सकते हैं, या उनको बोलते हैं आप खुद पढ़ के आओ कल के लिए, अगर समझ आया तो ठीक, नहीं आया तो हम आपको करवाएंगे। फिर यहाँ पे कुछ चीजें बताई गई है जो प्रश्न उत्तर के लिए उपयोगी है, इन चीजों का ध्यान रखना है, ये अध्यापकों के लिए है। छात्रों को प्रश्न पूछने को प्रोत्साहित करना है और अपने विचार चर्चा हेतु समूह को संबोधित भी करना है। छात्रों को बोलना है कि आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। जैसे बोला जाता है आपको कि अगर कोई चीज पढ़ाई उसके बाद बोला जाता है कि कोई डाउट तो नहीं है किसी को, अगर कोई डाउट होता है तो आप पूछ लो, ठीक है। छात्रों द्वारा प्रस्तुत छोटे प्रश्नों को ना तो हतोत्साहित करे और ना ही हंसी उड़ाए। ये हमने पहले भी पढ़ा था ये वाला पॉइंट, है ना, कि हमें उनको हतोत्साहित नहीं करना है। कोई सिंपल सा प्रश्न अगर उन्होंने पूछा उनको उत्तर दिया जाना चाहिए। यथासंभव सभी छात्रों को चर्चा में सम्मिलित करने का प्रयास करें, ना कि कुछ ही छात्र सदा उत्तर देने में आगे रहे। जैसा हमारी क्लास में होता है, बस तो कम ही बच्चे जुड़े हैं इस बार इस बैच में, लेकिन फिर भी हमें कोशिश करनी है कि सारे बच्चे उत्तर दे। ऐसा नहीं है कोई 2-4 बच्चे ही हर रोज उत्तर देते हैं, कोशिश करना है सभी से पूछे। और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ही चर्चा मर्यादित करना योग्य होगा। मतलब महत्वपूर्ण जो हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उन पे ही चर्चा है, ऐसा नहीं है हर कुछ ही बोल देना है। किसी फालतू के टॉपिक पे जो हमारे विषय से संबंधित भी नहीं है उस पे चर्चा किए जा रहे हैं, तो उससे समय का नाश होता है। चर्चा के कार्य में अध्यापक छात्र से अधिक जानने वाला होना चाहिए। यदि किसी बिंदु को अध्यापक नहीं जानता है या नहीं समझा पाता है तो उसे अपनी असमर्थता मान लेनी चाहिए और बताना चाहिए कि वो अगली बार समझा देगा। जैसे कि कहा जाता है आपको कि अगर हम भी एक प्रकार से सीख ही रहे हैं, ऐसा नहीं है पूरी तरह से परफेक्ट हो गए हैं, तो अगर कोई चीज हमें नहीं आएगी तो हम आपको कल बता देंगे, क्योंकि हमें नहीं अभी बताना आ रहा, ये बोला जा रहा है। ध्यान में रखें कि छोटे बालक इतने परिपक्व नहीं होते कि वे समूह चर्चा के कार्य में सहभागी हो सके। जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो ग्रुप डिस्कशन में सहभागी होने के मतलब अभी उस स्तर पर वो पहुंचे नहीं होते हैं, तो उन्हें अन्य प्रकार से कार्य में सहभागी होने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। उनके लिए कोई आप और कार्य दे सकते हो, ठीक है। प्रश्न कार्य को दिए जाने की समय अवधि मर्यादित रखें, केवल महत्वपूर्ण और प्रासंगिक प्रश्नों पर ही चर्चा होने की दृष्टि से प्रयास करें। मतलब समय हमें निश्चित रखना है कि अगर हमें 5 मिनट प्रश्न पूछना है, 10 मिनट प्रश्न पूछना है, वो समय हमें पहले से अपने मन में निर्धारित कर लेना है। और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो रिलेवेंट क्वेश्चन है, उसी पर डिस्कशन करना है ना। कम महत्व के प्रश्नों पर समय ना लगाएं। वही जो ऊपर बोला गया था छोटे प्रश्न है, अब ऐसा नहीं है उनको बिल्कुल ही मना ही कर दिया कि नहीं हम नहीं बता रहे कि ये क्या प्रश्न पूछ रहे, नहीं, उस पर उनको उत्तर देना है, लेकिन कम समय में उनको बता के फिर खत्म करना है, उसको आगे लंबा नहीं खींचना है। यही बताया जा रहा है यहाँ पे। ये वाला पॉइंट हो गया क्लियर सभी को, चर्चा विमर्श वाला क्लियर है ना, या नहीं क्लियर है तो बता दीजिए। आवाज आ रही क्लियर है है? मैम, क्लियर है। क्लियर है मैम। ठीक है जी, तो आगे बढ़ते हैं।
हम अंत में पहुंच गए। अगला है हमारा पाठ अतिरिक्त अभ्यास। तो इसमें क्या है, योगाभ्यास को प्रारंभ करने और प्रविधियों को स्पष्ट करने की कार्य चालू होने पर छात्रों को अपने घर पर उसे स्वयं अभ्यास करने को प्रोत्साहित करें कि पाठ के अतिरिक्त है ये अभ्यास। मतलब हमारा क्लास लेक्चर पूरा हो गया है, हमने भी करवा लिया, बच्चों ने भी कर लिया, क्वेश्चन आंसर सेशन भी हमारा कंप्लीट हो गया, हमें समझ भी आ गया बच्चों को कितना समझ आया कितना नहीं समझ आया। तो उसके अलावा हमें बच्चों को प्रोत्साहित करना है कि आप घर से करके लाओ। जैसे यहाँ पे आपको बोला जाता है आप जो पढ़ा है उसको रिवाइज करके लाओ कल के लिए, ये शॉर्ट नोट्स बनाओ ताकि वो बाद में आपके काम आए। घर पर अभ्यास करने में छात्रों को प्रेरित करते रहे और उन्हें सब प्रकार से अशुद्धियां सुधारने, संपरिवर्तन और सुधार करने हेतु अगले कालांश में सहायता करने का आश्वासन दे। मतलब हमें प्रेरित करते रहना है बच्चों को कि आप घर पर भी अभ्यास करो और अशुद्धियां हैं उनको सुधारो। और अगर अभी आपको ये शुद्धि रह रही है तो हम आप अगर अभी के क्लास में समय नहीं बच रहा है तो कल आपको करवाया जाएगा। ठीक है, ये हमारा 5वां अध्याय समाप्त हो गया है। एक बार क्विक रिव्यू ले लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा है अभी तक आज वाली क्लास में जो हमने पढ़ा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इसमें पढ़ा था कि जो हमारे योग के छात्र होते हैं उनको कौन से वर्गों में, पहला है प्रारंभिक छात्र, मतलब इसमें सभी लोग आ जाते हैं, सभी प्रकार के पुरुष स्त्री बच्चे बूढ़े जवान या विशेष जो व्यक्ति होते हैं वो सब इसमें आ जाते हैं जो पहली बार कर रहे हैं, मतलब अभी वो प्रारंभ कर रहे हैं। दूसरा अनुभवी व प्रगत, ठीक है, मतलब कुछ पता है उनको, वो उसमें और ज्यादा गहन उनको ज्ञान चाहिए उसके बारे में और ज्यादा डीप नॉलेज चाहिए। तीसरा आता है विद्यालय छात्र, 6 से 18 वर्ष के बच्चे इसमें आते हैं और इनको इनकी आयु के अनुसार इनकी परिस्थिति के अनुसार ही हमें योगाभ्यास करवाना है। चौथा विशेष ध्यान देने योग्य समूह, इसमें वो व्यक्ति आते हैं या तो जो किसी बीमारी से ग्रसित है या मतलब वही जो हमने पहले कहा था कि स्त्रियों को जो चीज हम करवाएंगे उनकी अवस्था के मुताबिक, क्या पता वो पुरुषों के लिए उतनी उपयोगी ना हो, तो उनको हम अलग से ग्रुप बना के उनको अलग करवाएंगे या फिर बच्चों को अलग करवाएंगे बूढ़ों को अलग करवाएंगे। और फिर किसी परिस्थिति विशेष में किसी बीमारी, अगर अलग अलग लोगों को अलग अलग बीमारियां हैं तो उनको एक साथ नहीं करवाएंगे, उनका क्या करेंगे ग्रुप अलग अलग बना के फिर उनको करवाएंगे। फिर हमने देखा था समस्यात्मक छात्रों की व्यवस्था कैसे करनी चाहिए। पहला है कि उनको समझाना है, उनसे कोई प्रश्न पूछ लेना है क्लास में, फिर उनको समझाना है, अगर नहीं फिर भी लग रहा है कि नहीं हो रहा है तो फिर दूसरे में क्या था कि उनको क्लास से बाहर कर देना है, पर थोड़ी देर में उनको वापस भी बुला लेना है। बहुत ज्यादा फ्रेंडली नहीं होना है बच्चों के साथ, ठीक है। आपको एक गैप पता होना चाहिए कि एक टीचर और स्टूडेंट में क्या गैप होता है। फिर हमने बैठने की व्यवस्था पढ़ी, इसमें हमने देखा कि प्रत्येक छात्र को लगभग 40 वर्ग फीट का स्थान अनिवार्य है और दरी की हमने देखी लंबाई चौड़ाई 3x6, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट बात थी इसमें कि छोटे समूह के लिए कैसे बिठाना है, अर्धचंद्राकार में बिठाना है। फिर निर्देश थे, निर्देश कैसे दिए जाने चाहिए, पहले बीच में लास्ट में। और इसमें यही चीजें दी गई थी जो साधारण सी चीजें हैं कि बच्चों का ध्यान आप पर होना चाहिए, लंबा स्पष्टीकरण देना हो तो बच्चों को बिठा दे, अच्छे से दे, संक्षिप्त में दे, स्पष्ट दे, मंद गति में दे और एक समय में एक ही बात के दे और अलग अलग शब्दों का उपयोग करना है और क्रिया विधि उनको पहले बता देनी है, ठीक है। फिर हमने दृश्य श्रव्य साधनों के बारे में देखा जो हमारे ऑडियो विजुअल एड्स है, इसमें हमने बहुत सारी चीजें देखी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे कम समय में बच्चे सीखते हैं। फिर हमने चर्चा विमर्श के बारे में देखा कि जो प्रश्नोत्तर की प्रक्रिया है उसमें क्या किन किन चीजों का ध्यान रखना है, कि प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना है बच्चों को, छोटे प्रश्नों का उत्तर भी देना है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाना है, एक हमें टाइम फिक्स रखना है कि इतने समय तक हम करेंगे। छोटे बच्चे बहुत ज्यादा मेच्योर नहीं होते हैं तो उनको किसी और चीज में लगा के रखना है। और क्या था कि जो हमारे इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं उन पे हमें ज्यादा समय लगाना है बजाय दूसरे के। उसके बाद जो पाठ अतिरिक्त अभ्यास है इसमें हमने देखा कि जो क्लास के अलावा भी बच्चों को बोलना है कि आप घर पे प्रैक्टिस करते रहो, कोई आपकी गलती रह रही है तो हम आपको बता देंगे, या फिर अगर आज की कक्षा में हमें समय नहीं मिल पा रहा है तो हम कल आपको उसको समझा देंगे। इतना हमने अभी तक पढ़ा आज की क्लास में। तो इतना क्लियर है सभी को? एक बार हाँ या ना हमें बता दीजिए आपका उत्तर। यस ठीक है, आसान था ये तो, है ना। फिर अभी टाइम है 10 मिनट, तो हम अगला चैप्टर भी शुरू कर सकते हैं। कर लेना अगला चैप्टर शुरू। जी मैम। नहीं मैम, कल कर। कल करना है? मैम हाँ जी। कल करना
ठीक है, बहुत हो गया आज के लिए। मैम 10 मिनट है, कर सकती है मैम। हाँ जी मैम। हाँ 10 मिनट है, तभी तो कह रही हूँ, मैंने टाइम देख के बोला। चलो थोड़ा सा कर लेते हैं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, 5 मिनट पढ़ते फिर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। हाँ जी, तो अब है हमारा छठा अध्याय। 5 हमने पढ़ लिए हैं, सोचो आपने कितना सारा पढ़ लिया है। इसके नोट्स बनाने हैं साथ में, है ना। छठा अध्याय है योग में अध्यापन साधन तथा इसका महत्व। अब आ जाते हैं हमारे योग के अध्यापन साधन कि योग में हम कौन से हमारे अध्यापन साधन है और इनका महत्व क्या है। ठीक है, तो जो हमारे श्री कमीनियर्स है, इन्होंने एक बात कही है, सभी अध्ययनों की नींव इंद्रियों संवेदी वस्तुओं को स्पष्टता प्रस्तुत करने में निहित है, जिससे कि उन्हें आसानी से मूल्यांकित किया जा सके। ठीक है, कि जो भी हम चीज प्रस्तुत कर रहे हैं, जो भी लर्निंग हो रही है, किसी प्रकार का भी अध्ययन हो रहा है, उनको क्या करना है, स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करना है, जिससे जो बच्चे हैं उसको आसानी से मूल्यांकित कर सके। उपयुक्त विषय को समझने तथा सीखने के लिए ये साधन प्रभावशाली तरीके, प्रारंभक तथा अभिप्रेरक है। यह अंत में नहीं परंतु पढ़ाने में बेहतर तरीके हैं। यह छात्रों के केवल मनोरंजन के लिए नहीं बनाए गए हैं, बल्कि अधिकतम इंद्रियों, दृष्टि तथा श्रवण के प्रयोग के लिए बनाए गए हैं। जो हमारे भी नए इन्वेंशन हो रहे हैं ना, जो जो नए नए टीचिंग एड्स आ रहे हैं, ये ऐसा नहीं है कि बस एंटरटेनमेंट के लिए है बच्चों के, कि एंटरटेनमेंट हो जाएगा उनका, नहीं। ये इसलिए है ताकि वो बहुत ज्यादा अपनी इंद्रियों को इस्तेमाल करके चीजों को आसानी से अच्छे से सीखे। और बेहतर अध्यापन के लिए प्रभावशाली माध्यम है। आधुनिक काल में प्रत्येक अच्छा अध्यापक इसका प्रयोग करता है। ये एक छोटी सी भूमिका दी गई है, ठीक है, छोटी सी भूमिका बस दी गई है। इसमें आगे देख लेते हैं, आगे क्या है इसमें। साधनों के विभिन्न प्रकार, ठीक है, इतना ही पढ़ते हैं। साधनों के विभिन्न प्रकार, इनको कंप्लीट करते हैं, फिर कल करेंगे इससे आगे। अब बोला जा रहा है जो हमारे साधन है उनके विभिन्न प्रकार, उनके प्रकार कौन से प्रकार के वो हो सकते हैं। अध्यापक को अधिकतम संभावित चैनलों जैसे मोटर तथा ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे छात्र उपयुक्त विषय को उसकी कौशलता के साथ समझ सके। ये बहुत बार आ गया है कि ज्यादा से ज्यादा ज्ञानेंद्रियों का इस्तेमाल किया जाए ताकि बच्चे विषय को अच्छे से सीखे। जैसे उद्यान हो गया, हमारी नौली, अग्निसार जैसे अभ्यासों को बेहतर समझने के लिए स्पर्श रूपात्मकता को युक्त करना चाहिए। जैसे उद्यान बनकर आ रहे हैं नौली, तो आप उनको स्पर्श करके आप बोल सकते हो कि देखो, आप अपना उद्यान बन लगाओ, फिर अपने क्या कहते हैं, पेट को स्पर्श करके देखो। ये नौली क्रिया है, उसको देखो। अग्निसार कर रहे हो, फिर स्पर्श करके देखो, तो उसको समझ आएगा कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। ठीक है, या इसको कैसे उपयोग किया जा सकता है, जो अंधे व्यक्ति होते हैं ना, जो देख नहीं सकते हैं, उनके लिए भी ये बहुत ज्यादा एक इफेक्टिव होगा तरीका बताने का। यौगिक अभ्यासों को के विभिन्न मानकों को अंधे व्यक्तियों के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, फिर है संभावित चैनल। संभावित चैनलों का, हमें सभी संभावित चैनलों का प्रयोग करना है, मतलब सभी इंद्रियों का प्रयोग करना है। कान के लिए किस चीज का उपयोग कर सकते हैं, ग्रोमोफोन का और रेडियो का। इससे है जो हमारी कर्ण इंद्री है वो एक्टिव रहेगी, हम सुनेंगे, हमारे कान में कुछ जा रहा होगा। ठीक है, आंखों के लिए किस चीज का, जैसे सिनेमा हो गया, कैमरा, ब्लैक बोर्ड, बुलेटिन, जिनको हम देख सकते हैं, मानचित्र हो गया या आरेख हो गया। अब दोनों के लिए, आंख और कान की दोनों के लिए, जैसे ध्वनि चलचित्र, दूरदर्शन, जैसे टीवी पे आप देख रहे हो, टीवी पे आप पढ़ा रहे हो टीवी के माध्यम से, तो उसमें हम देख भी रहे हैं और साथ ही साथ सुन भी रहे हैं चीजों को। और फिर कोई गतिविधि करवा सकते हैं, जैसे हमने कोई शैक्षणिक दौरा करवा लिया, कोई यात्रा करवा लिया। कई बार टूर वगैरह लगते हैं ना स्कूल के बच्चों के, तो उनको ऐसी जगह ले जाया जाता है जिससे वहां पे उनको बहुत सारी चीजें सीखने को मिले। और उसके अलावा भी अन्य तरीके हो सकते हैं, जैसे समाचार पत्र, किताबें या यौगिक ड्रामा के माध्यम से भी समझाया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या हमने अभी तक पढ़ा, इसमें हमने साधनों के विभिन्न प्रकार पढ़े, मतलब हमने ज्यादा से ज्यादा ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करना है। और जैसे हमारे उद्यान, नौली, ये सारी चीजें हैं, इनका हम स्पर्श के माध्यम से भी बता सकते हैं। खासकर ये अंधे व्यक्तियों के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होता है। और हमें सभी संभावित चैनलों का उपयोग करना है। कान के लिए रेडियो वगैरह हो गया, आंख के लिए सिनेमा, दोनों आंख कान के लिए टीवी हो गया, या कोई शैक्षणिक दौरा हमने बच्चों को करवा लिया, या फिर समाचार पत्र। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, 5 मिनट रह गए हैं हमारे, तो क्लोजिंग प्रेयर करवा दीजिए कोई।
कोई भी करवा दीजिए माइक ऑन करके।